तो लोग उसकी आवाज सुनकर क्राइम सीन तक भागकर गए और वहीं पर एक इंसान ने बुलेट उठा ली। और दोस्तों फिर क्या, पूरा गनशॉट सुनना, पूरा क्राइम सीन खराब हो गया। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक बुलेट क्राइम सीन से लेकर लैब तक का सफर तय करती है और कैसे उस पर्टिकुलर बुलेट की मदद से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पूरे केस को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, मैं हूं डिम्पल एंड वेलकम टू माय चैनल डिम्पल डिटेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि बैलिस्टिक्स के केसेस में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, बिकॉज ऐसे केसेस में जो बुलेट है या फिर कार्ट्रिज केस है, वो सिर्फ एक मेटल का टुकड़ा नहीं होता। उससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है, जैसे कि वो किस गन से फायर हुआ था, कितनी डिस्टेंस से फायर हुआ था, किस एंगल से फायर हुआ था, शूटर की डिस्टेंस क्या थी, वो कहां पर खड़ा था, और सबसे इंपॉर्टेंट वो हमें ये भी बताता है कि वो पर्टिकुलर केस एक्सीडेंट है, सुसाइड है या होमिसाइड है। अगर एविडेंस गलत कलेक्ट होते हैं तो क्राइम सीन से लैब तक का सफर भी कुछ नहीं बता पाता, मतलब हमारे लैब में भी आफ्टर एनालिसिस सच का पता नहीं चल पाता। इसलिए एविडेंस कलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट वी नीड टू फॉलो। बैलिस्टिक्स के केसेस में सबसे पहले क्राइम सीन को सिक्योर किया जाता है। बैलिस्टिक्स ही नहीं, फॉरेंसिक के हर केस में सबसे पहले क्राइम सीन को सिक्योर किया जाता है। आफ्टर सिक्योरिंग पब्लिक को दूर किया जाता है ताकि कोई भी एविडेंस टेम्पर ना हो। उसके बाद किसी भी एविडेंस को टच करने से पहले उसकी फोटोग्राफी होती है, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। जो फॉरेंसिक फोटोग्राफर होते हैं वो डिफरेंट रेंज से फोटो लेते हैं, जैसे मिड रेंज, क्लोज रेंज, लॉन्ग रेंज की डिस्टेंस से हर एक एविडेंस की अच्छे से फोटोग्राफी होती है ताकि बाद में क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प मिल सके। आफ्टर फोटोग्राफी ग्लव्स पहनकर एक एक एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। हाँ दोस्तों, हमें ये इस बात का ध्यान रखना होता है कि ऐसे सीन्स पे हम छोटे छोटे बुलेट या कार्ट्रिज केसेस को टच ना करें या फिर उनके ऊपर पैर ना रखें, ताकि कोई भी एविडेंस हमारा टेम्पर ना हो, बिकॉज एवरी डिटेल इज इम्पोर्टेंट इन फोरेंसिक्स। अगर गन हमें लोडेड कंडीशन में मिली है तो हम उसे अनलोड करते हैं ताकि कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी ना हो। अब देखते हैं कि बैलिस्टिक्स के कौन कौन से एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आती हैं बुलेट्स। तो बुलेट्स हमें जनरली वॉल्स पर मिल सकती हैं, फर्नीचर पर मिल सकती हैं या फिर बॉडी के अंदर मिल सकती हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आते हैं कार्ट्रिज केसेस। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कार्ट्रिज केसेस को भी कलेक्ट करते हैं, बिकॉज ये बुलेट की आउटर कवरिंग होते हैं जिन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि फायरिंग पिन मार्क्स, एक्सट्रैक्टर मार्क्स, इजेक्टर मार्क्स। ये सारे ही मार्क्स कार्ट्रिज केसेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो कार्ट्रिज केसेस को भी कलेक्ट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर फायर आर्म प्रेजेंट है क्राइम सीन पर तो उसकी फोटोग्राफी करके या फिर अगर वो लोडेड कंडीशन में है तो उसे अनलोड करके सीज कर लिया जाता है। फायर आर्म्स पे अगर कोई फिंगरप्रिंट प्रेजेंट है तो उसे कलेक्ट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई डीएनए एविडेंस प्रेजेंट है या ब्लड से तो वो भी कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा बुलेट के एंट्री और एग्जिट होल्स की भी फोटोग्राफी की जाती है, जो कि जनरली हमें वॉल्स पे देखने को मिलते हैं। हम एंट्री और एग्जिट होल्स को इसलिए फोटोग्राफ करते हैं क्योंकि ये हमें बुलेट की ट्रेजेक्ट्री समझाता है, किस रेंज से बुलेट फायर हुई थी और वो कैसे मूव की हवा में। उसके अलावा हमें गन शॉट रेजिड्यू भी मिल सकता है, जिसको हम जीएसआर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है जब कोई बुलेट फायर होती है तो फायरिंग के टाइम पर हाई प्रेशर से बहुत सारी गैसेस और स्मॉल माइक्रो पार्टिकल्स इजेक्ट होते हैं गन से, जो कि शूटर के हाथ पर या फिर उसके कपड़ों पे देखने को मिलते हैं, या फिर अगर वो बुलेट बहुत ही क्लोज रेंज से वॉल को हिट करती है या किसी सरफेस को हिट करती है तो उस सरफेस पे भी हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हमें काफी कुछ पता चलता है कि शूटर की डिस्टेंस कितनी थी, वो कितनी रेंज से शूटिंग कर रहा था। तो इन सब की भी फोटोग्राफी होती है और ये सब कलेक्ट किया जाता है। एविडेंस कलेक्शन के बाद पैकेजिंग होती है, और दोस्तों पैकेजिंग पर ही एविडेंस का फ्यूचर डिपेंड करता है।
तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि हर एविडेंस को कैसे पैक किया जाता है। अगर हमें फायर्ड बुलेट मिलती हैं तो उस केस में हम उसे कॉटन रैप करके स्मॉल बॉक्सेस में पैक करते हैं। कार्ट्रिज केसेस के केस में हम हर एक केस को सेपरेट एनवेलप में पैक करते हैं और उन पे मार्किंग करते हैं। अगर हमें फायरआर्म मिलता है तो फायरआर्म के केसेस में हम उसको अनलोड करके या फिर उसकी मैगजीन रिमूव करके उसको एक स्टर्डी कंटेनर में पैक कर देते हैं। इन केस ऑफ जीएसआर अगर हमें गन शॉट रेजिड्यू क्लोथ्स पर मिलता है तो हम उन क्लोथ्स को एयर ड्राई करके पेपर बैग में पैक करके भेज देते हैं। ये सब पैकेजिंग के बाद एक एक एविडेंस का लॉग क्रिएट होता है, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होती है और वहां से उन्हें लैब में भेज दिया जाता है। लैब पहुंचते ही एविडेंस को थोरोली चेक किया जाता है, जैसे कि एविडेंस पे जो सील लगी है क्या वो इंटैक्ट है या नहीं, कहीं टेम्पर्ड तो नहीं है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन है क्या वो कंप्लीट है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पार्शली रिटन है। जब एविडेंस क्राइम सीन से लैब में आ जाता है तो वहीं से शुरू होती है असली साइंस और एनालिसिस स्टार्ट होती है। लैब में सबसे पहले होती है टेस्ट फायरिंग। अगर हमें क्राइम सीन से कोई सस्पेक्टेड गन रिकवर होती है तो हम उससे बुलेट को टेस्ट फायर करके देखते हैं लैब में। पहला मेथड होता है वाटर टैंक मेथड। इसमें जो सस्पेक्टेड गन होती है उससे बुलेट को फायर किया जाता है एक वाटर टैंक में, ताकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से जो बुलेट है वो डिफॉर्म नहीं होती और वो पानी की वजह से रुक जाती है और जो वहां से बुलेट रिकवर होती है उसके ऊपर फर्दर एनालिसिस होती है। दूसरा मेथड होता है कॉटन बॉक्स मेथड या फिर कॉटन ट्रैप मेथड। इसमें एक कॉटन का बॉक्स होता है जिसमें सस्पेक्टेड गन से टेस्ट बुलेट फायर की जाती है और वहां से जो बुलेट रिकवर होती है वो डिफॉर्म नहीं होती। तीसरा मेथड होता है जेलेटिन या फिर बैलिस्टिक जेल मेथड। इसमें हम ह्यूमन की बॉडी में अगर कोई बुलेट गई है तो वो कैसे रिएक्ट करेगी ऐसी कंडीशन को सिमुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम सस्पेक्टेड गन से बुलेट को टेस्ट फायर करते हैं जेलेटिन में और हम चेक करते हैं कि वो बुलेट कैसे मूव कर रही है या फिर कितना उसने डैमेज किया है और वहां से रिकवर्ड बुलेट पे फर्दर एनालिसिस होती है। आफ्टर रिकवरिंग द बुलेट, जब हमारे सस्पेक्ट गन से कोई बुलेट टेस्ट फायर हुई इन 3 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, तो हम वहां से कोई भी एक मेथड यूज करके हम उस बुलेट को ले लेते हैं। उस टेस्ट फायर्ड बुलेट को हम जो हमें क्राइम सीन पे बुलेट मिली है फायर्ड बुलेट, उसको साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। सो दोस्तों, हार्ट ऑफ बैलिस्टिक्स विच इज कंपैरिजन माइक्रोस्कोप। तो इसके लिए हम कंपैरिजन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। एक साइड पे हम अपनी टेस्ट बुलेट को रखते हैं, दूसरी साइड पे हम अपनी रिकवर्ड बुलेट फ्रॉम द क्राइम सीन जो कि फायर्ड बुलेट है उसको रखते हैं और दोनों को साइड बाय साइड कंपैरिजन किया जाता है। बुलेट पे देखा जाता है छोटे छोटे मार्क्स, स्ट्राइएशन मार्क्स हैं क्या, बिकॉज एज वी ऑलरेडी नो, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो गन है उसके बैरल के छोटे छोटे स्ट्राइएशन मार्क डिफरेंट होते हैं और हर बैरल के मार्क्स डिफरेंट होते हैं दूसरे बैरल से, बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स की तरह। तो हम बुलेट्स के स्ट्राइएशन मार्क चेक करते हैं, उसके अलावा छोटे छोटे वियर एंड टीयर, जिससे हमें वो पर्टिकुलरली पता चल जाता है कि वेदर ये जो फायर्ड बुलेट जो हमें क्राइम सीन पे मिली है वो हमारी सस्पेक्टेड गन से मैच करती है या नहीं। बिकॉज अगर हमें टेस्ट बुलेट और हमारी जो रिकवर्ड बुलेट है क्राइम सीन की अगर दोनों मैच कर रही हैं, विच मीन्स कि वो सेम ही गन से फायर की गई हैं। अपार्ट फ्रॉम स्ट्राइएशन मार्क्स ऑन बुलेट, जैसे कि आई सेड कि हर बैरल डिफरेंट होता है, ऐसे केस में हमें डिफरेंट लैंड्स, ग्रूव्स, ट्विस्टिंग ऑफ बुलेट, किस साइड से राइफलिंग हुई है, ये सारे मार्क्स भी हमें बुलेट पे देखने को मिलते हैं, जिससे हम कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि वो बुलेट सस्पेक्टेड गन से फायर हुई है या नहीं। बुलेट की एनालिसिस के अलावा हम कार्ट्रिज केसेस को भी कंपेयर करते हैं। जो हमारी सस्पेक्टेड गन से टेस्ट फायर की गई बुलेट का जो कार्ट्रिज है हम उसको लेते हैं
और जो हमें क्राइम सीन पे कार्ट्रिज मिला है, हम उसको भी कंपैरिजन माइक्रोस्कोप में साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं और उसमें हम चेक करते हैं फायरिंग पिन मार्क, ब्रीच फेस मार्क्स, एक्सट्रैक्टर मार्क्स, इजेक्टर मार्क्स। ये सारे मार्क्स को हम साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं बिकॉज ये भी हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह यूनिक होते हैं। अगर सारे मार्क्स मैच कर रहे हैं टेस्ट फायर्ड बुलेट से, तो ये क्लियर हो जाता है कि जो क्राइम सीन पर हमें बुलेट मिली है वो सेम गन से फायर की गई है और यहीं पर पूरा केस सॉल्व हो जाता है। सारी एनालिसिस करने के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स एक इंटेलिजेंट डेटाबेस भी मेंटेन करते हैं जिसका नाम होता है निबिन। निबिन स्टैंड्स फॉर नेशनल इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इसका मतलब ये होता है कि एनालिसिस के बाद जो हमें कार्ट्रिज केसेस और बुलेट पर जो हमें यूनिक माइक्रोस्कोपिक मार्क्स मिलते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उन्हें डिजिटली कैप्चर करके निबिन में अपलोड कर देते हैं और फिर उसमें डिफरेंट जगहों का जो डेटाबेस है उससे कंपेयर किया जाता है। विच मीन्स कि अगर मेरे जो सस्पेक्टेड कार्ट्रिज केस और बुलेट के जो मार्क्स हैं वो अगर उस निबिन के डेटाबेस में कहीं मैच कर रहे हैं, उससे ये प्रूव हो जाता है कि वो पर्टिकुलर सस्पेक्टेड गन किसी और शूटिंग में यूज हुई है या नहीं, या फिर उस गन का इस्तेमाल किसी और क्राइम में किया गया है या नहीं। निबिन के थ्रू डिफरेंट लोकेशंस और टाइम की शूटिंग्स को लिंक किया जाता है, हर एक क्राइम के पैटर्न को समझा जाता है। इसकी मदद से जो सस्पेक्ट है उन तक पहुंचना फास्ट और आसान हो जाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स जो हमें बुलेट और कार्ट्रिज केसेस से मिलती हैं, उनकी मदद से हम पूरा केस सॉल्व कर सकते हैं। क्राइम सीन पर कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी होती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी भी एविडेंस को डायरेक्टली हाथों से टच नहीं करना है विदाउट ग्लव्स पहने। उसके अलावा उसे नाइफ से नहीं निकाल लेना है बुलेट को, या फिर बुलेट को ऐसे ही पॉकेट में नहीं डाल लेना है। गन के बैरल को बिल्कुल क्लियर नहीं करना है कपड़े से। इसके अलावा अगर टेस्ट फायरिंग हो रही है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना है ताकि बाद में वो रिप्रोड्यूस हो सके कोर्ट ऑफ लॉ में। बिकॉज एक छोटा सा गलत स्क्रैच भी पूरी केस की फाइंडिंग को खराब कर सकता है और पूरा जो हमारा केस है वो बिगड़ सकता है। इसलिए एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि बैलिस्टिक रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है, गन शॉट रेजिड्यू की एनालिसिस कैसे होती है और भी बहुत कुछ। सो तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे ट्यून्ड। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।